हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं मनीष मिश्रा और निर्माण जेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैं लाइव आके कई सारी चीज़ें आपको बताया और उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से एक दो दिन लगभग लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और कुछ लॉकडाउन की वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। और इस समय कोरोना भी अपने चरम पर है और ज़्यादातर यंग लोगों को जो है संक्रमण हो रहा है। और इसकी वजह से, इस संक्रमण की वजह से देखिए कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो थोड़ा सा बच कर के रहें, घर में रहें, संभल कर रहें। कल मैंने ये भी कहा कि जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो, यहाँ तक कि मैंने अपना भी उदाहरण लिया कि किस तरीके से, देखिए मैं वैसे तो घर के बाहर ही रहता था, लेकिन वर्तमान समय की इस लहर को देख करके संक्रमण के चलते मैंने ये कहा कि जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलें, अदरवाइज़ आप घर में रहें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। कुछ समय की बात है, थोड़ा सा हम जो है अगर इस चीज़ में देखें तो सावधानी बरत लें तो हम इस लहर से निकल सकते हैं, इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो विशेष करके अपने घर वालों को और अपना ध्यान रखें। तो देखिए पिछले लेक्चर में हमने मुगल काल का पूरा इतिहास, लगभग औरंगजेब के बारे में संपूर्ण चीज़ें जान ली थी और औरंगजेब के बाद हमने उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी ले ली थी। कला, साहित्य और जो भी उनके मुगल का शासन प्रशासन, ये समस्त इनसे जुड़ी हुई जो अन्य चीज़ें थी उसको हम निश्चित रूप से किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में बना करके डालेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। उसमें मैं एक एक आपको वास्तुकला दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे बनाई गई, उसका मैं चित्र के अनुसार बनाऊंगा और उस पर अभी काम चल रहा है। दरअसल मैं उसको बनाना चाह रहा हूँ और उस पर काम चल रहा है, किस तरीके से उसमें ग्राफिक्स यूज़ करनी है। ये थोड़ा सा उसमें टेक्निकल काम ज़्यादा होने की वजह से अकेले करने में थोड़ा सा समस्या हो रही है। थोड़ा समय दीजिएगा, मैं निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें भी लेकर के आऊँगा। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं कि हम जो है किस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आपका मध्यकालीन भारत की शुरुआत। एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए, हम मध्यकालीन भारत की शुरुआत, कैसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत की चर्चा करते हैं। देखिए भारत में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल का जो भारत है वो लगभग मौर्य काल से शुरू होकर के अरबों के आक्रमण के पहले तक जाता है, यानी हर्षवर्धन के काल तक। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में किस तरीके से इस इतिहास की शुरुआत होती है। तो भारत में सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा हुआ, जो कि अरब का एक मुस्लिम था, और तभी से कहा जाता है कि भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। अब देखिए इसके फैक्ट हम देखते हैं। दोस्तों देखिए, जो फैक्ट मैं उठा रहा हूँ वो और कहीं से नहीं, लूसेंट की किताब से उठा रहा हूँ। मैं क्लियर आपको बता दूं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लूसेंट में आप जो देखेंगे वो सेम चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। बस ये है कि उसकी डिटेलिंग मैं आपको यहाँ पे करूँगा ताकि आपको लूसेंट दोबारा पढ़ने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि लूसेंट की किताब में पूरा सार दिया हुआ है और उसको आप फैक्ट टू फैक्ट पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है उसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया और अरबों ने सिंध पर जो पहला आक्रमण किया वो 712 ईस्वी में किया और पहली बार विजय प्राप्त की। ठीक है, पहला तो ये फैक्ट कि अरबों का आक्रमण भारत में कब हुआ, तो 712 एडी में, ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। तो अरब का जो आक्रमण हुआ था उस समय सिंध का राजा दाहिर था। ऐसा इसलिए देखिए, सबसे पहले देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया क्यों, अरबों का आक्रमण हुआ क्या। देखिए अरब का व्यापार चलता था उस समय पे श्रीलंका से, और होता यह है कि अरब का बहुत सारा सामान श्रीलंका से अरब की ओर जब जा रहा था तो सिंध का जो क्षेत्र है वहाँ पे कुछ लुटेरों ने क्या किया कि उस नाव को लूट लिया। और चूंकि सिंध का राजा दाहिर था तो यहाँ पे वहाँ अरब के जो खलीफा थे उसने पूछा कि भाई दाहिर का उत्तरदायित्व तो है कि हमारे नाव कैसे लूटे गए, या तो वो दाहिर के साथी हैं या स्वयं राजा दाहिर है। जब दाहिर के पास ये मैसेज पहुँचा कि भाई वहाँ के खलीफा ने हमसे उस सामान की मांग की है जो लूटा गया है,
तो दाहिर चूंकि इसके बारे में नहीं जानता था कि क्या घटना हुई है, तो दाहिर ने तुरंत उसको मैसेज भिजवा दिया खलीफा को कि भाई हमें नहीं पता और ना ही उन लुटेरों से हमारा कोई संबंध है। तो इस तरीके से उन खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया कि भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और इनका जो मुख्य आक्रमण था, देखिए तीसरा पॉइंट भी देख रहा है कि भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य कारण जो है, मुख्य उद्देश्य क्या था, धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो इस तरीके से हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखा। देखिए लंबे समय तक आक्रमण होते रहे, उसके बाद तुर्क का आक्रमण हुआ। भारत में तुर्की आक्रमण जो है सुबुतगीन द्वारा किया गया था। और उसके पश्चात देखिए क्या हुआ कि महमूद गजनवी, हालांकि माना जाता है महमूद गजनवी कौन था उसमें हम देखते हैं। तो महमूद गजनवी की कहानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने भारत पर लंबे समय तक आक्रमण किया है और उसने लगभग भारत में 17 बार आक्रमण किए। तो 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी क्या थी, गजनी थी। दूसरा पॉइंट कहता है कि अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरीतगीन नामक एक व्यक्ति ने शासक किया था। और इसी के शासनकाल में 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। ये प्रथम तुर्क आक्रमण के समय में, यानी कि ये तुर्कों द्वारा किया गया आक्रमण था। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय में पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। यानी कि जिस समय पे तुर्कों ने भारत पे आक्रमण किया उस समय जो पंजाब में शाही वंश शासन कर रहा था उसका शासक जो रहा है वो जयपाल था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुतगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और महमूद गजनवी सुबुतगीन का पुत्र था। देखिए कई किताबों में ये भी प्राप्त होता है कि सुबुतगीन का जो दामाद था वो महमूद गजनी था और यहाँ पे इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये पुत्र था उसका। इसका जन्म यानी कि महमूद गजनवी का जन्म जो है 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। आगे की कहानी जानते हैं। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। दोस्तों खुरासान का कौन सा एरिया था, तो खुरासान जो अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा मोहम्मद बिन तुगलक है उसके समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक चौथा डिसीजन लिया था जिसमें कराची और खुरासान अभियान भी शामिल था। तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये खुरासान का क्षेत्र कौन था। वर्तमान समय में आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो खुरासान का क्षेत्र था वो अफगानिस्तान का कुछ एरिया और पाकिस्तान का एरिया मिलाकर के बनता है। अगला जो पॉइंट है, महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसके पश्चात उसने क्या किया, बगदाद का जो खलीफा था उस समय अल आदिर बिल्लाह ने उसको महमूद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीनुद्दौला और यमीनुद्मुल्लाह की उपाधि दी थी। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। मैं हाइलाइटर से इसको जो है आपका इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें कलर अपन ले लेते हैं। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं ये वाली उपाधि यमीनुद्दौला और यमीनुद्मुल्लाह की उपाधि जो है इसको दी गई थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किए हैं, 17 बार आक्रमण किए हैं। छोटे मोटे एग्जाम में केवल इतना ही पूछ लेता है कि भारत पर लगभग कितने बार आक्रमण किए हैं, तो दोस्तों 17 बार इसने आक्रमण किए हैं। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति करना था, यानी कि उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं था कि वो भारत पे किसी प्रकार की सत्ता जो है स्थापित करे। उसका मुख्य उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति करना था। महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द मिलता है बुत किशन। तो बुत किशन की अगर हम बात करें तो जो बुत किशन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। और एग्जाम में यहाँ तक कि पीएससी के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसे बुत किशन के नाम से या मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन था दोस्तों, महमूद गजनवी था, जिसने भारत में आक्रमण करके बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा था। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश को वापस लौट गया। यानी कि इसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ और वहां पे कुछ अधिकार किया। कौन से क्षेत्र पे, तो देखा जाए पेशावर का कुछ क्षेत्र था, वहां पे अधिकार करके अपने देश वापस से गजनी को लौट गया। अगली हम बात करें
महमूद गजनवी का एक प्रसिद्ध और आक्रमण, कई सारे आक्रमण थे जिसमें से एक प्रसिद्ध था नगरकोट के विरुद्ध हमले, मोतीबाग के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। ये नगरकोट दोस्तों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश यानी कि ज्वाला देवी का जो मंदिर है वहां पे इसने 1008 ईस्वी में क्या किया था? युद्ध किया था और उस क्षेत्र को पूरी तरह से जीत लिया था। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट कहता है कि महमूद गजनवी गजनी ने थानेश्वर दोस्तों कहाँ पड़ता है? हरियाणा का क्षेत्र। थानेश्वर के चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदम कद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। यानी कि आदम कद की एक प्रतिमा थी दोस्तों, एक भगवान हमारे यहाँ पे थे, उसकी प्रतिमा को ये अपने यहाँ से चुरा ले गया था और अपने गजनी क्षेत्र में क्या किया था? स्थापित करवा दिया था। और कहा जाता है कि इस मूर्ति की कीमत 8 करोड़ रुपए है वर्तमान में। अगला पॉइंट देखते हैं, महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे था, जो कि कहाँ था? गुजरात का एरिया। उस समय उसको सौराष्ट्र का एरिया कहते थे। तो इस गुजरात के एरिया में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं और ये इसका बहुत प्रसिद्ध आक्रमण रहा है। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। 20 लाख दीनार वर्तमान में अगर हम कहें इसकी तुलना करें तो लगभग बहुत ज़्यादा कीमत में, यानी कि करोड़ों रुपए इसने यहाँ से क्या है? लूटे थे। अरबों करोड़ों रुपए इसने लूट लिए थे भारत से। और कहा जाता है कि उसके बावजूद भी भारत से हमें सोना कम नहीं हुआ था, इसलिए भारत को 200 सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगला पॉइंट कहता है सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के लिए अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। यानी कि ये थोड़ा सा पॉइंट उल्टा रख गया। यानी कि सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण यानी कि महमूद पर जो आक्रमण किया था वो अनहिलवाड़ के राजा ने किया था। ठीक है। और देखिए अगला पॉइंट कहता है कि सोमनाथ के मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण कर दिया और उसकी कुछ संपत्ति लूट ली। कहा जाता है कि जाटों पर हमला, सीसम के जो जाट थे दोस्तों, उन्होंने महमूद गजनवी पर हमला कर दिया था जब सोमनाथ मंदिर को लूट करके ये जा रहा था। कहा जाता है कि महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण उन्हीं सीसम के जाटों पर था जो कि 1027 ईस्वी में हुआ और 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। कहा यह भी जाता है कि महमूद गजनवी इन सीसम के जाटों द्वारा किए गए युद्ध से पराजित भी हो गया था और साथ में घायल होने की अवस्था में ये तब से बीमार ही रहने लगा और ठीक 3 साल पश्चात इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट कई बार पूछा गया है कि सुल्तान की उपाधि को धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी ही था। हालांकि दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी तो वह महमूद गजनवी था। अगले पॉइंट में देखें कि महमूद की सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। यानी कि यह भी योग्यता प्रधान था, जिसके पास जो योग्यता होती थी उसी को उसके पद पर बैठाता था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। दोस्तों ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, इन सब का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में आते हैं। मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं। गौर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। जिस प्रकार से गजनी क्षेत्र था वैसे उसी का एक छोटा सा पार्ट गौर क्षेत्र था। सन 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। यानी कि 1173 में मोहम्मद गौरी जो है गौर वंश का शासक बनता है। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। फिर अगला पॉइंट कहता है कि देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था तो 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन कहाँ पड़ता है? गुजरात में, वहाँ पे हुआ था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। कहा जाता है अच्छा भीम सेकंड का नाम मूलराज भी मिलता है, मूलराज द्वितीय, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसने बड़ी बुरी तरीके से क्या किया था? इसको परास्त किया था। साथ में एक व्यक्ति जिसका नाम था अमीर खुसरो, उसको भी दिल्ली तक खदेड़ दिया था इस भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर अपना शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी जो है
भारत पर पूरी तरीके से उसने सत्ता तो स्थापित की और सत्ता स्थापित करने के लिए ही उसने आक्रमण किया था। उसका मुख्य उद्देश्य धन दौलत तो लूटना था ही, लेकिन वह चाहता था कि भारत में सत्ता स्थापित हो, और सत्ता स्थापित करने के लिए इसने अपने गुलाम सेनापतियों को अपनी सत्ता सौंप दी थी। और यही कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सल्तनत काल की स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की। इसके बारे में हम अगले वीडियो में यानी कल के वीडियो में सल्तनत काल की पूरी जानकारी लेंगे। कहते हैं कि इसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? खोखरो जनजाति के विरुद्ध था मोहम्मद गौरी का आक्रमण। और खोखरो जनजाति बड़ी ही खतरनाक जनजाति थी और कहा जाता है कि 15 मार्च 1206 को इसकी हत्या जो है खोखरो जनजाति द्वारा ही कर दी जाती है। देखिए, मोहम्मद गौरी के समय में जो प्रमुख आक्रमण हुए हैं उसके बारे में जान लीजिए। ये मुख्यतः 3 आक्रमण हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। ध्यान रखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो 1192 ठीक 1 साल बाद हुआ था। यही पुनः गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई। उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और अपने साथ ले गया था और उसकी हत्या कर दी थी। सुना होगा आपने कि इनके बीच का जो संवाद है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो राजकवि थे उनका नाम था चंद्रबरदाई। उसने लिखा भी है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। और कहा जाता है कि शब्द भेदी बाण चला के पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या कर दी थी। ऐसा नहीं है। 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। इसको अपने साथ ले जा करके गौर क्षेत्र में वहीं पे उसकी हत्या कर दी थी। और बाद में 1205 में इसकी मृत्यु हो गई। 15 मार्च 1206 में इसकी हत्या खोखरो जनजाति ने कर दी थी, ना कि पृथ्वीराज चौहान ने। ऐसा केवल चंद्रबरदाई ही लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ, यानी कि 92 के बाद 1 साल का गैप, और 1194 में हुआ था। और यह युद्ध मोहम्मद गौरी व राजा जयचंद के बीच में हुआ, और इसमें मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद की हत्या कर दी। आपने सुना होगा कि जयचंद को भारत का एक क्या कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है, क्योंकि इसी ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध में इसकी सहायता की थी। क्योंकि जयचंद की बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया था। हालांकि मोहम्मद गौरी ने बाद में राजा जयचंद को भी चंदावर के युद्ध में पराजित कर उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, इस तरीके से भारतीय मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, जिसके बारे में लगभग हमने जानकारी ली। अगले वीडियो से हम सल्तनत काल की शुरुआत करेंगे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की पहले जानकारी लेंगे, उसके बाद उसके गुलाम वंश की जानकारी लेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बने रहिए निर्माण जीएस एकेडमी के साथ में और लगातार पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जल्द ही लॉकडाउन के पश्चात एग्ज़ाम की डेट वगैरह निकलेंगी, तो आप बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम को निकाल सकें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।